हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फियर इशू के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से 3D में आपके डीएम के साथ मैरिज नहीं हो पाती, या कभी कभी आप लोगों का टाइम भी होता है एक दूसरे से मैरिज करने का, आप दोनों अनमैरिड होते हो, फिर भी आपके डीएम की शादी किसी और से हो सकती है, या आपकी ही शादी किसी और से हो सकती है, या किसी भी रीज़न से आप लोग सेपरेट हो सकते हैं। जिन लोगों की मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है उनका तो हम कह सकते हैं कि हाँ, समथिंग कार्मिक रीज़न हो सकता है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उनका भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया हो बट फिर भी उनके डीएम की शादी कहीं और हो जा रही है, तो उनका भी कर्मा रीज़न होता है। बट ये एक और इशू है जो मैंने हाल ही में फाइंड किया है कि ये भी एक इशू होता है जिसकी वजह से डीएम की शादी कहीं और हो जाती है, या आप और आपके डीएम अनमैरिड होते हुए भी, सारे कर्मा क्लियर होते हुए भी सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पेन एंड हर्ट अंदर पड़े होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। वो है मैरिज का फियर। ये जो फियर है मैरिज का, वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि किसी की पास्ट लाइफ की मैरिज बहुत ही ख़राब रही तो उनको इस लाइफ में किसी से भी शादी करने में डर लगेगा, या बचपन से ही उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं सिंगल रहूँगी, मैं अकेले रहूँगी, बट उनको समाज और सोसाइटी के प्रेशर में शादी करनी पड़ती है। डीएफ्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। या फिर उन्होंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा रॉन्ग शादियाँ देखी हैं, या शादियाँ टूटते हुए देखी हैं। घर में भी हम पेरेंट्स के या फिर अपने सिस्टर के या किसी के भी शादी टूटते हुए देखते हैं, या शादी वो निभा नहीं पाते हैं, समथिंग कुछ भी मतलब हम आजकल तो देखते हैं डिवोर्स वगैरह के केसेस, तो हमने देखा हुआ रहता है कि फेमिनाइंस के साथ यानी लड़कियों के साथ कितना बुरा बुरा होता है शादियों में। या फिर हमने आज तक देखा है कि हमारी फ्रीडम छीन ली जाती है, या बहुत कुछ चेंज हो जाता है शादी के बाद। तो एक फ़ियर जो है ना, वो फेमिनाइंस के अंदर आ जाता है कहीं ना कहीं से। और ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों के केस स्टडी में देखा है। बहुत सारी लड़कियां जब कमिटमेंट इशू लेके आती हैं मेरे पास, कि कमिटमेंट कैसे हील करें इशू, तो जब स्टोरी बताते हैं तो कुछ चीज़ें पूछती हूँ तो पता लगता है वहाँ पे कि कई सारे फियर हैं जिसकी वजह से वो अपने डीएम का कमिटमेंट मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। आपको भी अगर कमिटमेंट का इशू है या प्रॉब्लम है तो अपने माइंड में एक बार ज़रूर चेक करें कि क्या फियर हो सकता है जिसकी वजह से मैरिज नहीं हो पा रही है। शादीशुदा लोगों की बात तो अलग है, जो पहले से शादीशुदा हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। उनको तो ये चेक करना चाहिए कि अगर वो कार्मिक के साथ सफ़र कर रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको इस सफ़रिंग में डाले हुए है, क्या चीज़ है जो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि वो अपने माइंड से ये फ़ियर हटा लें, या अगर उनके अंदर ये सारे फियर ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा उसे हील करने की कोशिश करें मेडिटेशन में या मिरर एक्सरसाइज के थ्रू। देखिए, इश्यूज़ पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, तो चलिए थोड़ा सा मैं और इसको थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अपने ही एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मुझे भी मैरिज का ये बहुत ज़्यादा फियर रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में मैं भी पकड़ नहीं पाती थी पहले कि क्या फियर है मुझे, क्या था फियर। बट मैंने इस चीज़ को नोटिस करा जब मैंने बहुत सारे केस देखे, तो फिर मैंने अपना भी केस देखा, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई कि सबकॉन्शियस माइंड में ये भी ब्लॉक होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बचपन में थी, मान लीजिए क्या थी तो बचपन से जब 8वीं 9वीं क्लास में थी ना, जब ही से मेरे दिमाग में ऐसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। और वो पढ़ने का शौक़ सिर्फ इसलिए लग रहा था, यानी पढ़ने की इच्छा इतना प्रबल इसलिए थी क्योंकि शादी नहीं करनी थी, ऐसे माहौल में शादी नहीं करनी थी जैसे मैंने गांव का माहौल देखा था, जैसे महिलाओं के साथ सफरिंग देखी थी, जैसे देखा था कि इनकी मतलब फ्रीडम छिन जाती है, किस तरीके से रहती हैं, आदमी लोग इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो उस चीज़ से मैं डर जाती थी हमेशा। घर में भी थोड़ा बहुत ऐसा माहौल देखा, डर जाती थी हमेशा। तो वो चीज़ तो मैंने उस समय नोटिस नहीं की, लेकिन ये फ़ियर काफ़ी टाइम से मैंने नोटिस की, और बचपन से नोटिस की। तो मतलब ये काफ़ी डीप फ़ियर हो सकता है ये पास्ट लाइफ का भी हो। तो बचपन से ही लेके मैंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की, और डेफ़िनेटली मेरे दिमाग में ये एक स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख के कुछ ना कुछ करना है, ऐसा जीवन तो नहीं व्यतीत करना है, मतलब ऐसी जगह तो शादी नहीं करनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफरिंग हो, जहाँ पे लड़के लड़कियों को कंट्रोल करते हो। तो मैंने सोचा था कि खुले माइंड वाले लड़के से शादी करूँगी,
और देखिए अपने हिसाब से तो मैंने बिल्कुल सही शादी की, मतलब जब मैं मेरे लिए लड़का देखा गया, जब मैंने लड़के से बात की तो बिल्कुल ठीक ठाक था लड़का, दिल्ली में जॉब करता था। मुझे लगा भाई उस वक्त तो ज़्यादा देखने की परमिशन नहीं होती थी ना, अरेंज मैरिज हुई थी मेरी, तो शादी दिखाई जाती है माँ बाप के थ्रू। तो जब मैंने देखा कि ठीक है मैं जॉब कर सकती हूँ इनके साथ शादी करके, वो जॉब कराने के लिए एग्री थे, दिल्ली में रहते थे, तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे फ्रीडम तो थोड़ी बहुत है, तो ठीक है ऐसे माहौल में तो शादी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जाने अनजाने मेरे अंदर जो फियर था सबकॉन्शियस माइंड में, मैं वही मैनिफेस्ट कर रही हूँ। शादी तो हुई बट वैसे ही शादी हुई, नार्सिसिस्टिक शादी, जिसमें कि वो इतना हाई फाई दिखने वाला इंसान बिल्कुल गांव से थे, और उनके गांव का भी माहौल बिल्कुल ऐसा कि वहाँ 2-4 लोग भी ढंग से पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब वहाँ पे कोई मेरे माइंड को समझ ही नहीं सकता था, वहाँ बिल्कुल ही मुझे समझने वाले लोग नहीं थे। सिर्फ मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत मुझे समझ सकते थे, सास ससुर भी नहीं समझ सकते थे। और शादी के बाद भी हस्बैंड को अपने फैमिली और अपने वाइफ को साथ लेके चलना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अगर प्रॉब्लम है, अगर वाइफ थोड़ा अलग सोच के है, घर वाले थोड़ा अलग सोच के हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो कोई कितना भी संभाले। तो मेरे हस्बैंड की भी मैं कहूँगी कि इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, हम लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग अलग था। मेरे ससुराल वालों का एकदम विपरीत, मेरा एकदम विपरीत, मेरा रहन सहन बचपन से अलग था। वहाँ जाने पे लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग था, और मैं ऐसी ईगोइस्टिक लड़की की मतलब इतना एडजस्ट भी नहीं कर पाती थी। मतलब मैं भी पहले काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली, ये काफ़ी ज़्यादा ये बचपन से जो ये फ़ियर था, तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा चाहती थी मैं कुछ करूँ, कुछ बनूँ, इसके लिए मुझे पढ़ना लिखना ज़रूरी था, और मैं बिल्कुल उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहा करती थी। मुझे वैसा जीवन नहीं चाहिए था जैसा मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे थे। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है, सिर्फ घर में रहना है, ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। तो शुरुआत में तो सब सही था, 1-2 साल 3 साल, उसके बाद तो सब खराब। मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन यही कि घर में रहो, पढ़ाई लिखाई मत करो, जॉब मत करो, ये सारी सिचुएशन आने लग गई थी। तो सिचुएशन सब खराब हुई। जिस चीज़ से हमेशा डरती थी वही चीज़ मेरे सामने आ गई, और फिर वहीं से मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो गई। तो मैं कभी वहाँ पे रहने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी, थॉट में भी नहीं आ रहा था। थॉट मतलब सोचते ही सहम जा रही थी, क्योंकि ऐसा बचपन से कभी नहीं जिया, तो आगे भी ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, तो ऐसे में रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ओवरऑल ना मेरी गलती थी ना मेरे हस्बैंड की गलती थी, बट सिचुएशन ऐसी थी और हमें अलग होना ही था। और लास्ट में भी मैंने एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, मैंने रहने का भी सोचा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब रहने का सोचा, लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो पाया। एनीवे वो अलग बात है, अलग तो हो ही गए। बट मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल ये स्टोरी बताने का मेरा मीनिंग ये है, जस्ट तो आपको नहीं करना है, जो गलती है, जो मुझे बताने में कोई शर्म नहीं रहती है, मैं तो शुरू से बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये बताने का मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में डीएफ्स ने लाइफ में ऐसे बहुत नार्सिसिस्टिक रिलेशन देखे होंगे, घर में, परिवार में, आसपास, या लड़कियों को ही अपनी फ्रीडम इतनी ज़्यादा प्यारी होगी, या फिर वो सफ़रिंग जो माहौल में वो देखती हैं उस सफ़रिंग से उनको डर लगता होगा, ऐसी शादी में जाने से डर लगता होगा। और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है, तो उस शादी में वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रही हैं कि उनको नेक्स्ट किसी शादी में जाने से डर लगता होगा। अगर वो डिवोर्स लेके भी बैठी हैं तो नेक्स्ट वो डरती हैं कि कुछ ऐसा हो गया तो जब डीएम इतना नार्सिस जैसा बिहेव करते हैं तो उनके अंदर भी ये इच्छा होती है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा पर्सन है तो मैं इससे शादी कैसे करूँगी। जो आज तक आप लोगों ने झेला है, जो सफ़रिंग झेली है, कंट्रोलिंग बिहेवियर, लोगों का डिसरिस्पेक्ट और बहुत सारे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आपने झेले हैं, वो सारे इश्यूज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, और वो सारा का सारा आपके डीएम अपने बिहेवियर से आपको मिरर करते हैं। या आपको अपने डीएम से ही नहीं, किसी से भी शादी करने में बहुत ज़्यादा डर लगेगा, आप बहुत ज़्यादा चेक करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा शक करने लगेंगे, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी आपके अंदर। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मेरे डीएम तो मुझसे शादी करे तो मैं तो खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके डीएम आपसे शादी तो तब करेंगे ना जब आप अपने अंदर के फियर रिमूव करेंगे, क्योंकि आपके अंदर फियर है, फियर तो उनके अंदर फिर होगा, और उनके अंदर भी फियर होगा। हो सकता है शादी से रिलेटेड आपको किसी और से शादी करने में फ़ियर है, या फिर आपकी कहीं रॉन्ग पर्सन से शादी ना हो जाए इसका फ़ियर है, और आपके डीएम को भी सेम फ़ियर है कि मेरी शादी किसी रॉन्ग लड़की से ना हो जाए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल रॉन्ग लड़की की तरह तो देखते हैं कि कभी एज गैप है, कि कभी कुछ प्रॉब्लम, कि कभी फैमिली नहीं मान रही है,
है ना। कभी सबकॉन्शियस माइंड में कोई और प्रॉब्लम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह देखे हैं, तो उन्होंने देखा है कि अगर लड़की मैं ऐसी अपने पसंद की ला दूँगा तो घर वाले एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर हो सकता है हम दोनों का अलग होने का सिचुएशन आ जाए, मैं दोनों में से किसको हैंडल करूँगा, वाइफ को करूँगा किसको करूँगा। उन्होंने भी तो लाइफ में ऐसी बहुत ज़्यादा सफरिंग या लड़ाई झगड़े देखे होते हैं ना। उन्होंने भी इस समाज का कलेश और सास बहू का कलेश ये सब देखा होता है ना। तो उनको भी थोड़ी सी चिंता रहती है कि मैं कैसे अपनी मर्ज़ी से शादी कर लूँ या फिर ऐसे माहौल में अपनी डीएफ को कैसे लेके आऊँ। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है या पता रहता है कि सिचुएशन मतलब ऐसी है कि मैं उनको लेके नहीं आ सकता अपने पास में, तो वो भी डरते हैं। उनके पास भी बहुत सारे फियर अपने होते हैं और उन्होंने भी तलाक वगैरह देखे होते हैं, डिवोर्स वगैरह, और सारा चीज़ हस्बैंड के ऊपर आ जाता है। और डिवोर्स लेना मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा पे करना, तो उन लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे फियर होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहती थी कि आप लोगों के लाइफ में अगर मैरिज का फियर है, आसपास रॉन्ग शादियाँ देखी हैं आपने बचपन से, घर में भी आपने नार्सिसिस्ट माहौल देखा है, तो आप लोगों को इस पे सोचने की ज़रूरत है कि ये मैरिज का फियर कैसे जाए। आपको इस इशू को हील करने की ज़रूरत है। और देखिए ये इशू तभी हील होते हैं जब आप सेल्फ लव में आते हैं, क्योंकि देखिए आपके डीएम अभी यहाँ पे ट्रिगर और परेशान कर ही रहे हैं। तो अभी आपको आपके डीएम से भी ये डर रहता है कि अगर ये पर्सन इतना मुझे इग्नोर करता है, इसके साथ शादी नहीं हुई या हो गई तो ये कैसा बिहेव करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं, या फिर शादी के बाद कहीं ऐसा ना हो हमारा फिर से सेपरेशन हो जाए, या शादी के बाद अगर आपके डीएम हैं तो मिरर तो करेंगे ही, ट्रिगर तो करेंगे ही। तो आपको एक डर रहेगा कि शादी के बाद ये ऐसे ही बिहेव करें। तो आप सोच के देखिए कि आपके डीएम आपसे शादी करने के लिए एग्री हो जाएं, बट वो आपसे ऐसा ही बिहेव करते रहें कि गायब हो जाएं, इग्नोर करें, कंट्रोलिंग बिहेव करें, आपको इग्नोर करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही चले जाएँ बार बार। तो आपका खुद ही इच्छा नहीं होगा या डाउट होगा या फियर आएगा कि इससे मैं शादी कैसे करूं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब तक हमको एक राइट पार्टनर नहीं मिलता जिससे कि हमको एक सोल सेटिस्फेक्शन आ जाए, या फिर हमारी जो दूरदृष्टि है यानी दूरदर्शिता वो बता दे कि हाँ भाई इसके साथ आप खुश रह सकते हो, कंफर्टेबल हो, जब तक आपका मैरिज का ये फियर जाता नहीं है। या फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक रॉन्ग लाइफ पार्टनर हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब जितने भी आपके बॉयफ्रेंड्स बन रहे हैं या आपके डीएम हैं या फिर आपके लाइफ में जो भी मेल पर्सन आ रहे हैं वो सब नार्सिसिस्ट जैसे हैं या फिर आपको धोखा देके निकल लेते हैं, तो इसका मतलब आप रॉन्ग पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो और नेगेटिविटी आपके अंदर ही है। फियर या जो कुछ भी कह लीजिए नेगेटिविटी जिसकी वजह से हम रॉन्ग चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके अंदर ही है। जिस दिन आप अंदर से पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाओगे ना, आप अपना एक पॉजिटिव आपके जैसा मतलब आपके वाइब्रेशन मैच करता हुआ लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो डेफिनेटली ये काफ़ी टफ़ इशू है, काफ़ी टफ़ सबकॉन्शियस इशू है कि आपको ये सारे इश्यूज़ हील मिले अपने अंदर। ये थोड़ा सा डीप मतलब कि टॉपिक भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें बताई हर किसी के लाइफ के सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकती हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं मैं तो अपने डीएम से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट आपके डीएम अगर ऐसे ही आपसे बिहेव करे तो आप देखना कि आप अपने डीएम से भी शादी करने के लिए फियर आएगा आपको अंदर से। तो आपका इनर चाइल्ड है ना, जो इनर प्योर जो आपकी सोल है वो हमेशा एक प्योर सोल को चाहती है, एक प्योर सोल के ही साथ रहना चाहती है। आपके डीएम आपको इसलिए पसंद है या प्यारे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको भगवान ने आप ही के लिए बनाया, इसलिए आप उसको अपना मानने लगे हैं और इसलिए आप उससे इतना अटैच हो गए हैं। बाकी आपको अपने डीएम का ये बिहेवियर आप डीप डाउन देखेंगे अंदर अपने जाके, तो आपको उसका ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा और आपको लगेगा कि ऐसे बिहेवियर के साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। जिनके डीएम नार्सिसिस्ट टाइप के हैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनके डीएम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनके डीएम अच्छे हैं रिस्पेक्ट करते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वो तो रिस्पेक्ट करते हैं तो भगवान कुछ और ही प्रॉब्लम दे देते हैं, तो फिर कुछ और रीज़न होता है, कर्मा रीज़न होता है, या फिर तब भी हो सकता है आपके अंदर का कोई इशू या कोई कर्मा होता है घर का, फैमिली का, जिसको रिलीज़ करने के बाद ही आप लोग मिल सकते हैं। तो थोड़ा अलग अलग होता है सबका इश्यूज़, 3D में शादी नहीं होने का या फिर 3D में यूनियन नहीं होने का। देखिए इसको हील कैसे करना है, ये एक अंदर का फियर होता है ना, जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में या सब अपने अंदर के इश्यूज़ हील कर लेते हैं तो अपने आप ही जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। आप हीलिंग करते करते चाहे कॉन्फिडेंस में आइए, चाहे जो भी रीज़न हो जिसकी वजह से आपको फियर लगता है वो सारे फियर इशू रिलीज़ कीजिए। जैसे कि मैं भी इस चीज़ पे अभी काम ही कर रही हूँ, तो बहुत सारे फियर मैंने अपने रिलीज़ कर लिए हैं और अब ऐसा भी फियर नहीं है कि मेरी शादी किसी रॉन्ग पार्टनर से होगी। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है कि
अब मैंने बहुत सारे इश्यूज़ हील कर लिए हैं। अब मैंने वो जो फैमिली में, जो टिपिकल फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाना, वो सारे इश्यूज़ भी हील कर लिए हैं। ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ तो घर नहीं संभाल पाऊँगी, अब मैं घर बैठे भी जॉब कर सकती हूँ, ऐसी स्किल्स डेवलप कर ली है। और इतना भी मतलब अंदर से ऐसे आ गया है कि मैं इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो गई हूँ कि अब जब भी मैं मैनिफेस्ट करूँगी अपने ट्विन या अपने सोलमेट को ही मैनिफेस्ट करूँगी, तो रॉन्ग पर्सन से शादी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा हील और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि अब जब भी मैं मैनिफेस्ट करूँगी तो एक पॉजिटिव पर्सन को ही मैनिफेस्ट करूँगी। तो ऐसे करके जो ये मेरा फ़ियर है ना मैरिज का, वो गया। और थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर फ़ियर था, जो कि मैंने आसपास बिलीफ सिस्टम, नार्सिसिस्ट बिहेवियर वगैरह देखा था, तो वो भी हीलिंग करते करते धीरे धीरे हील हो रहा है। और अभी हाल ही में मैंने मैरिज का एक फ़ियर भी रिलीज़ किया, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिला है। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि आप लोग पूछेंगे कि इस इशू को मैम फिर रिलीज़ कैसे करें, इसलिए मैंने बता दिया कि मैंने कैसे किया, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा था, या कि आप इसको कैसे हील करें, मैं आपको कैसे समझाती, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। तो डायरेक्ट मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। अब आपको बैठ के सोचना है कि आप अपनी ज़िंदगी के ये सारे इश्यूज़ कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबकी स्टोरी अलग अलग होती है ना। तो मैं यहाँ पे सबकी स्टोरी तो नहीं सुन रही, तो मैं ऐसे कुछ गाइडेंस भी नहीं दे पाऊँगी कि किसके अंदर क्या मैरिज का फ़ियर है। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके डीएम कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, या आपके अंदर कोई फ़ियर है मैरिज से रिलेटेड, या उनके अंदर कोई फ़ियर है मैरिज से रिलेटेड, तो आप देखिए कि ऐसा क्या आप कर सकती हैं जिससे कि आपके अंदर से ये फ़ियर चला जाए। जैसे मेरे लाइफ़ की सिचुएशन जो थी, जिन जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था कि एक शादीशुदा रिलेशन में जाने में, वो सारे इश्यूज़ मैंने हील करे। जाने अनजाने ट्विन फ्लेम जर्नी में और सारे इश्यूज़ अपने आप ही हील हो गए, जो बच्चे कुछ थे बाद में हील किए। तो इसी तरीके से आपको भी सोचना है, अपनी लाइफ़ की सिचुएशन को पकड़ना है, क्या है कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हील करना है। इसका मैं कुछ अलग नहीं बता सकती। इसका तो सब आप मिरर एक्सरसाइज से हील कीजिए, सबकॉन्शियस अपना माइंड हील कीजिए, शैडो वर्क से हील कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन में बैठ के हील कीजिए, यही सब तरीका है। और वो इश्यूज़ सब आपको सिर्फ पता लगना चाहिए कि आपके अंदर क्या इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ अपने अंदर आपको सोचना है, थिंक करना है सब चीज़ों के बारे में, और उसको लिख लेना है, और जब एक एक करके उसमें से क्या है इश्यूज़ उसको हील करना है। ऐसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई तरीका मुझे नहीं पता है। इसके अलावा तो सबकी स्टोरी अलग अलग है, तो सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप लोगों के पास खुद दिमाग है, थोड़ा बहुत सोच भी आप सकते हैं। तो बस यही था आज का गाइडेंस। तो एक और ट्रुथ थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आप अपने डीएम के साथ शादी होना वहाँ आसमान से लिखवा के नहीं लाए हैं कि यहाँ पे हो ही जाएगी। यहाँ भगवान, आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, अगर आप उस हिसाब से चले, आपने उस हिसाब से इश्यूज़ हीलिंग करी, उस हिसाब से सारी चीज़ें इनर वर्क वगैरह किया, जब भी आप अपने गोल तक पहुँच पाएंगे। और वो डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पर। गॉड उस चीज़ को करने के लिए बस आपका हेल्प एंड सपोर्ट कर रहे हैं बस, और बाकी अपनी डेस्टिनी आप ही को बनानी है। तो इस पे काम करेंगे तभी तो कुछ होगा। वैसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से भी कुछ नहीं होगा, या फिर मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने से भी कुछ नहीं होगा। वो सबकॉन्शियसली चीज़ें चेंज होनी चाहिए, चीज़ें डीपर लेवल पे चेंज होनी चाहिए। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक हैप्पीनेस निकलनी चाहिए। वो सिग्नल यूनिवर्स में जाता है, और वो पॉजिटिव सिग्नल तभी पहुंचेगा जब आप अंदर से हील होंगे। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। तो ओके, बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।